गुजरात पंचायत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये चर्चा इस बार सबसे ज्यादा हो रही है कि क्या गुजरात के चुनाव इस बार पहली बार हम त्रिकोणीय देखेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है, लेकिन फिलहाल ना बीजेपी ये मानने को तैयार है कि कोई तीसरी पार्टी है, और दिलचस्पी है कि ना कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार है कि कोई तीसरी पार्टी हो सकती है। तो आइए बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना करते हैं, ये सवाल पूछते हुए कि किसमें कितना है दम। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। पिछली बार 99 पर जाकर अटके थे, नर्वस 90 में। इस बार 5 सालों में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हवा निकल जाएगी कांग्रेस की, और आम आदमी पार्टी को तो आप देखने तक को तैयार नहीं हो रहे? देखिए, आपने ये कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, पर जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी हो तो पता होगा कि त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ 2 समकोण के बराबर होता है। और वो 2 समकोण क्या है? एक तरफ मोदी जी के प्रति स्नेह भाव रखने वाली गुजरात की जनता, और दूसरी तरफ मोदी जी के प्रति नफरत रखने वाले तमाम प्रकार के विपक्षी दल। बस इन 2 समकोणों में पूरा का पूरा गुजरात का चुनाव बटा हुआ है। अब जो गुजरात की जनता स्नेह रखती है, वो क्यों रखती है? चूंकि विगत 20 वर्षों में गुजरात में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि जब मोदी जी आए उस समय गुजरात का जीडीपी 99,000 करोड़ रुपए था, आज 19,80,000 करोड़ रुपए है, यानी 20 गुने की बढ़ोतरी हुई है। ड्रॉप आउट रेट स्कूलों में 30% था, 1.7% है। गुजरात एकमात्र राज्य है भारत का जहां भूजल का स्तर बढ़ा है, बाकी हर जगह भूजल का स्तर नीचे गया है। सरदार सरोवर की परियोजना हो, या फाइनेंशियल टेक सिटी हो, या सूरत में बनता हुआ डायमंड बुर्ज हो, सब प्रकार की चीजों में इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है जिसके आधार पर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और एक चीज और बता दूं, इतना ही नहीं, कुछ नई चीजें जो लोग नहीं सोचते थे, जैसे डांग पहला ऐसा जिला बना है जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती के ऊपर आधारित है। मोढेरा पहला ऐसा गांव बना है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला है, और हर घर भी सौर ऊर्जा से चलने वाला है, और वहीं सूर्य देवता का मंदिर भी बना है। तो विकास, जन कल्याण और गुजरात गौरव, तीनों की त्रिवेणी यहां पर दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जनता हमारे साथ। आलोक जी, काम वो गिना रहे हैं और उनके पास मोदी है, वही मोदी और शाह की जोड़ी जो 1 से 10 पर गिनती में गुजरात में आती है। आपके पास क्या है कि जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि 2002 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी गई है, उसके बाद से लगातार हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं, और बीजेपी की लगातार घटी। जहां तक मोदी और शाह जी की है, 25 से ज्यादा चुनाव मोदी जी और शाह की जोड़ी 2014 के बाद हारी। 2014 से लेकर 2019 तक मात्र गुजरात में इनकी सरकार रिपीट हुई, अदरवाइज सारे चुनाव हारे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे उड़ीसा हो, तमाम चुनाव हारे। जबकि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो 3 बार हारे। तो जोड़ी उत्तर प्रदेश जीते, 2017 में जीते, रिपीट नहीं हुए। मैंने कहा रिपीट केवल एक गुजरात की सरकार हुई, 2014 से 19 कोई सरकार इनकी रिपीट नहीं हुई। अब बात आती है कि कहां विकास हुआ और क्या हुआ। विकास का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण ये मोरबी का पुल है। इससे बड़ा कोई विकास का उदाहरण नहीं हो सकता, जहां ठेकेदारी प्रथा ने पूरी तरह से, जिस तरह से सैकड़ों लोगों को लील लिया और एक भी व्यक्ति ने जिम्मेवारी नहीं ली, एक भी व्यक्ति सस्पेंड नहीं हुआ, प्राइम एक्यूज्ड का नाम एफआईआर में नहीं आया, एसआईटी की कॉपी इंडिया टुडे ग्रुप के पास भी नहीं। इससे बड़ा विकास हो सकता है कोई? विकास वही सूरत की बात अभी सुधांशु भाई ने कही। वो भूल गए कोरोना में वो शवदाह की भट्टी पिघल कर गिर गई थी। वो भूल गए सूरत के अंदर ही 3री मंजिल तक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, और 3री मंजिल पर ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे 4 साल पहले झुलस कर मर गए। वही विकास का मॉडल की बात आप करते हैं। कौन सा विकास हुआ? पहला राज्य है गुजरात जिसमें 6100 स्कूल बंद हो गए हैं। तमाम जगह स्कूल खुलते हैं, यहां पर बंद होते हैं। मैं सुधांशु भाई से, अभी 1 घंटे का शो है, मोदी साहब ने एक हॉस्पिटल ऐसा बनाया हो जिसकी नींव उन्होंने रखी हो और उसमें आज इलाज हो रहा हो तो उसका नाम बता के जाइएगा। 22 साल में मोदी साहब सीएम बनने के बाद से एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता के जाइएगा जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। अभी तो यूक्रेन के बच्चों पर भी आएंगे हम कि गुजरात में क्या हो रहा है। 10,00,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कर्जा था जिस दिन मोदी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने,
और उसके बाद क्या है, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 16% केवल ब्याज में चला जाता है। गुजरात पहले से समृद्ध रहा है, गुजरात के लोगों ने गुजरात को बनाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मोरबी किया है, इन्होंने कोरोना का मिसमैनेजमेंट किया है, इन्होंने सूरत किया है, इन्होंने 22 पेपर लीक किए हैं, इन्होंने आंदोलन को पूरी तरह से कुचला है। इनका ये गवर्नेंस का मॉडल है कि किस तरह से बेरोजगारी को 2 लाख से 40 लाख पर पहुंचाया गया, किस तरह से एक पटवारी के एक वैकेंसी के लिए जहां पर 1700 वैकेंसी आती हैं, 300 वैकेंसी के लिए 17 लाख लोग केवल और केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इनका गुजरात ऐसा बना है। मोरबी और सूरत, ये जो आपका विकास का मॉडल है, आपकी नाकामियों को वो गिना रहे हैं और कह रहे हैं कोई लोकप्रियता नहीं है, जो मोदी मोदी आप लोग कर रहे हैं। कई राज्य हैं जहां पर आप दोहरा नहीं पाए हैं अपनी सरकार। देखिए, जब ये भूलने की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता खुद क्या भूल जाते हैं। भाई दिल्ली में हम हारे थे, आप हारे थे, सरकार तो आपकी थी। और दूसरी बात, जहां पे हमसे मुकाबला था वहां पर आप 0 पे रहे और आम आदमी पार्टी भी 0 पे रही, यानी लोकसभा चुनाव में 7 में 0, 7 में 0। तो मुझे समझ में नहीं आता आपको कौन सी चीज याद रहती, कौन सी भूल जाती है। दूसरी बार भी यही हार रहे थे। नहीं, दूसरी बार तो मैं कह रहा हूं ना, आप थे मुकाबले में दिल्ली। देखिए हम ये तो 0 पे रह गए, फिर भी दूसरी बार में भी भाई ये तो, जिसे हम लोग बचपन में जब क्रिकेट का टेस्ट मैच चलता था तो अगर कोई बैट्समैन दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो कहते चश्मा पहन लिया, 2 बार 0 हो गया। अब ये दिल्ली में 2 बार चश्मा पहन चुके हैं, उसके बाद भी इनको ये याद आ रहा है जैसे वो हमसे लड़ रहे थे। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही, मोरबी की घटना बहुत ही दुखद और दर्दनाक थी और वो हृदय विदारक थी, परंतु सरकार ने जिस संवेदनशीलता के साथ काम किया, मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जाकर जिले स्तर पर समीक्षा बैठक की। कोई हादसा हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति बताए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जाकर प्राइम मिनिस्टर ने अगर उस चीज की समीक्षा की हो तो यह दर्शाता है। सुधांशु जी, आपको पता चल पाया कि जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार पे ही बताता हूं। आपकी पुलिस कब तक 1 साल तक जांच करेगी? जिम्मेदारी की बात हादसे की वो लोग बताते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में जो मुख्य जिम्मेदार था वो सरकारी विमान से एंडरसन को भोपाल से दिल्ली भेजा गया था, गवर्नमेंट के जहाज से, और उसके बाद बाहर भेजा गया था। इसलिए किसी हादसा होने पर किसी की कितनी संवेदनशीलता पीड़ितों के प्रति होती है, उसका अंतर देश की जनता और प्रदेश की जनता को पता है। अब गुजरात के प्रति कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है या फिर उस घड़ी की जो कंपनी थी उसका मालिक जिम्मेदार है, वहां पर मौजूद अफसर जिम्मेदार है? बताइए गुजरात की जनता को, मोरबी के हादसे का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की जांच कहां पहुंची है? देखिए, पुलिस की जांच कहां पहुंची है कोई पुलिस का व्यक्ति बता सकता है, परंतु जांच तुरंत कॉन्स्टिट्यूट हुई है और तेजी के साथ बढ़ते हुए अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है। और जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बचने वाला कोई नहीं है। यहां किसी को हवाई जहाज नहीं मिलने वाला, ना किसी को जमीन के नीचे का रास्ता मिलने वाला है कि वो अगल बगल से निकल जाए। जहां तक गुजरात के प्रति इन्होंने कहा उसकी छवि खराब करने की बात है, तो हमें याद है पिछले 20 साल में क्या क्या नहीं किया है गुजरात के बारे में। अरे विदेशों में लिख लिख के भेजा है, भारत की छोड़िए, गुजरात छोड़िए, भारत की संप्रभुता का अपमान विदेशों की सांसदों को आप लिख लिख के भेज रहे हैं। गुजरात में ये हो गया, वो हो गया, भारत के लिए ये मत करिएगा, मोदी जी के लिए ये मत करिएगा। 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख के भेजते थे। इससे ज्यादा गुजरात का अपमान हो सकता है? उन लोगों को कोई नैतिक अधिकार है आज गुजरात के बारे में बोलने का? जबकि गुजरात का गौरव आज इस नए स्वरूप में उभर कर सामने आता दिखाई पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार आने से पहले भी भारत मिसाइल तो बनाता था ना, इनकी सरकार के दौर में भी हम इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाते थे और हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत लगती है? अब पहली बार ऐसा हुआ, भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में हवाई जहाज बन रहा है और वह भी गुजरात के अंदर बन रहा है। तो हमने एक अलग डायमेंशन में ले जाकर गुजरात के विकास को खड़ा किया, गुजरात के गौरव को खड़ा किया, और ये पिछले 20 साल से सिर्फ गुजरात के बारे में नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने में लगे रहे, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय। वो कामयाबी बताएंगे, आप नाकामी बताएंगे। इधर देखिए, सवाल सुनिए। सरकार की नाकामियों से आगे भी विपक्ष को कुछ चाहिए होता है, एक क्रेडिबल चेहरा, एक भरोसेमंद पार्टी और उसकी नीति, उसके विचार। क्या हालत हो गई है कांग्रेस की? आम आदमी पार्टी आती है, राज्य दर राज्य आपको उड़ा देती है और आपको समझ ही नहीं आता है, फिर भी कहते हैं कि वो तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है। पंजाब छीन लिया आपसे, दिल्ली छीन लिया आपसे, 2 राज्य में संपूर्ण सरकार आपकी, 2 राज्य में संपूर्ण सरकार आम आदमी पार्टी की, और राहुल जी नदारत है दोनों राज्यों के चुनाव से। देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब और दिल्ली की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। दिल्ली में हम हारे,
लेकिन बीजेपी तो पिछले 30-35 साल से नहीं आ रही है। पंजाब में सिचुएशन दूसरी थी, लेकिन सरकार बनते ही भगवंत मान जी की सीट भी वो हार गए। उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, उनका जो सीएम कैंडिडेट कोटियाल साहब थे वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड के, वो गोवा में भी सरकार बना रहे थे, इनके कैंडिडेट की सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, और गुजरात में भी यही होगा, खाता नहीं खुलेगा। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं आपके सवाल के। माननीय राहुल गांधी जी 1 महीने पहले यहां पर जब आए थे, लगभग 1.5 महीने पहले यात्रा से चंद दिन पहले, बूथ लेवल से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर विधानसभा लेवल तक हमारी पूरी तैयारी है, और उसका मोदी साहब ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस इस बार ठंडे तरीके से काम कर रही है। स्वाभाविक है। अब आपको मोदी जी का सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। अरे सुनिए आलोक जी, सर्टिफिकेट 52 सभाएं कर दी हैं अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल के महीने से अभी तक इसी गुजरात में। मोदी को छोड़ दीजिए, उनकी गिनती छोड़ दीजिए, अमित शाह की गिनती छोड़ दीजिए, 52 सभाएं अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल जी भी, आपकी पार्टी क्यों नहीं आ रही? केजरीवाल जी भी कागज पे कुछ लिख के देके जा रहे हैं, और मैं भी इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में लिख कर देके जा रहा हूं कि केजरीवाल जी का खाता नहीं खुलेगा, इनका सीएम कैंडिडेट भी नहीं जीतेगा। उसको तीन दिन लगे उसको अपनी सीट फाइनलाइज करने में। मैं लिख के देके जा रहा हूं कि आपका खाता नहीं खुलेगा, और साइन भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके अगर ये खुल गया खाता तो क्या होगा? मैं आज तक के आप ही के शो पर आकर माफी मांगूंगा। ठीक, दे दीजिए। ये लीजिए। तो बड़े खुश हो गए आप इस बात पर? नहीं, मैं छोटी सी बात सुधांशु भाई 10 सेकंड में और ले दीजिए। अभी बात मोरबी से शुरू हुई थी, चौकीदार पकड़ लिया है, टिकट कलेक्टर जो टिकट बांट रहा था उसको पकड़ लिया है, और वो 2 करोड़ रुपए जो हजम कर गया बीजेपी का नजदीकी व्यक्ति था, उसका नाम एफआईआर में नहीं। पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया क्योंकि कोरोना में फेल थे। वो डबल इंजन के ऊपर वोट मांगना 3 दिन से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बंद कर दिया, क्योंकि 40 टिकट बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल के टिकट काट दिए। जो लोग आवाज उठाते थे उनके यहां 12 घंटे में इनकम टैक्स की रेड पहुंच गई भुज जिले के अंदर। सबकी कहा ये फाइलें रखिए, चुपचाप बैठ जाओ। नोटबंदी पर वोट मांगिए ना, क्यों नहीं मांगते आप? कोरोना पर वोट मांगिए ना कि बहुत अच्छा हैंडल किया था, क्यों नहीं मांगते आप? मोरबी में आपने एसआईटी बनाई, वो डीएम ने बनाई, पीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई। बता के जाइएगा इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कि ये एसआईटी किसने बनाई, किसके ऑर्डर से एसआईटी बनी, बताइए जरा। आप कितने मोदी साहब वहां पर संवेदनशील थे? पूरा देश जानना चाहता है कि ये एसआईटी डीएम ने बनाई है, सीएम ने बनाई है या पीएम ने? उत्तर दीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन है जिसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। आपने अभी भी राहुल गांधी और आपका शीर्ष नेतृत्व प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहा, इसका जवाब नहीं दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, हाथरस, आप लोगों ने एक एक घटनाओं को सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाया। क्या नतीजा हुआ? क्लीन स्वीप। चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, हाथरस हो, जहां जहां पर प्रियंका गांधी भी गई थी प्रचार करने के लिए, और ऐसे वक्त पर लोगों की संवेदना के लिए, उन जगहों को भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया। सर, आपका भरोसा किस पर करें कांग्रेस पार्टी में? कौन है जो गुजरात को लीडरशिप देगा? आप चेहरा बताइए, नाम बताइए। कांग्रेस का लीडरशिप क्या है गुजरात में? देखिए, गुजरात में 27 साल अगर हम पावर से बाहर हैं, उसके बावजूद अगर जनता हमें 79 सीट्स दे रही है और 2 अलायंस को दे रही है, 27 साल कोई भी पार्टी अगर पावर से बाहर रहेगी, उसके बाद आप पूछेंगे कि चेहरा कौन था और कौन नहीं था। आज सवाल यह होना चाहिए, रूपानी जी का टिकट क्यों काटा गया? तमाम नितिन पटेल जी और तमाम मंत्रिमंडल का जो 50-50 हजार वोटों से जीते थे, क्या इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी? सवाल तो यह है। आज हम पूछ रहे हैं सीधा सीधा, माननीय राहुल गांधी जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन देश के प्रचार मंत्री गुजरात में इतना समय क्यों बिताना पड़ रहा है अगर 27 साल में इतना काम किया है तो? एक और मैं सवाल छोटा सा जोड़ना चाहता हूं। 5 एसआईटी बनी है पिछले 5 साल में, मोरबी के साथ जुड़ा हुआ है। बदल देते हैं, कभी सीएम के साथ साथ पूरा कैबिनेट बदल देते हैं, 38 लोगों के टिकट काट लेते हैं, कांग्रेस से आए हुए 20 में से 10 को आप टिकट दे देते हैं। क्या हाल है? देखिए, हम आपको इस बात का बिल्कुल क्लियर कट उत्तर दे रहे हैं। पहले तो मैं कह देना चाह रहा हूं, जो आपने कहा ना कि हम बड़े खुश होंगे, खुश होने की कोई बात नहीं है। ये जो तीसरी पार्टी है ना, इसका जोर नहीं है, सिर्फ शोर है, इसलिए उसमें कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा सीएम बदलते हैं, देखिए बहुत स्पष्ट बात थी। जब श्री नरेंद्र मोदी जी हटे, आनंदीबेन पटेल जी मुख्यमंत्री बनी, वो जो हमारे यहां 75 वर्ष वाला विषय था, उस कारण से उन्होंने पद छोड़ा और वो राज्यपाल बन गई। कोई किसी ने हटाया नहीं। विजय रूपाणी जी बने, 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद भूपेंद्र पटेल जी बने हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें ना किसी को हटाना है, ना किसी को अलग करना है। हां,
मगर अभी जो आपने सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं दे पाए वो ये था कि भाई ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसमें ना गुजरात है और ना हिमाचल था। चलिए कोई बात नहीं, वो कहेंगे हमें राजनीति नहीं करनी है, पर यह बताइए उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में खड़े होकर राहुल गांधी यह कहते हैं कि अमुक अमुक फैक्ट्री गुजरात चली गई। भाई ये भारत से जुड़ाव ज्यादा है या गुजरात से दुराव ज्यादा है? आपके दिल में क्यों इस बात का कष्ट है? चलिए वो भी मान लिया। बड़ी सैद्धांतिक यात्रा की बात करते हैं ना कि ये तो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस की सिद्धांत की यात्रा है। यह ऐसी सैद्धांतिक यात्रा है जो न महात्मा गांधी के स्थान को टच कर रही है, न सरदार पटेल के स्थान को टच कर रही है, न सुभाष चंद्र बोस के स्थान को छू रही है, न इंदिरा गांधी के, न नेहरू के, न राजीव गांधी के। पिछले चुनाव में तो बहुत मंदिर मंदिर घूमते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, और इस चुनाव में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू दूर दूर से वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा हम चुनाव जो है करने को तैयार हैं। इस पर मुझे एक लाइन याद आती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं मुझे कहां जाना कहां नहीं जाना है। एक लाइन है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, चिरयुवा नेता है ना, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जनेऊधारी कहे तब आपको प्रॉब्लम, मंदिर जाए तो प्रॉब्लम, मंदिर ना जाए तो आप यहां खड़े होकर कहेंगे मंदिर नहीं जा रहे हैं। पर चाहते क्या आप लोग राहुल गांधी? नहीं, हम तो आप उनका रूट मैप बनाइए कि कहां कहां उनको जाना नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब सारी ये चीजें हम देखते हैं। क्यों? अरे चुनाव के लिए ही सही। आज भारत में कितना बदलाव आया कि बंगाल का चुनाव होता है तो ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती हैं, यूपी का चुनाव होता है तो प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी की स्तुति करती हैं, यूपी का चुनाव होता है अखिलेश को भगवान सपने में दिखते हैं, गुजरात का चुनाव होता है केजरीवाल को भगवान का स्थान नोट के ऊपर दिखने लगता है। भाई चुनाव के लिए ही सही इतना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। यही दिक्कत है, कांग्रेस आज समझ नहीं पा रही है कि हिंदुत्ववादी वाला इनका एजेंडा पकड़े और उसके पीछे पीछे भागे या अपनी वैचारिक जो सोच है उसको आगे रखे। पिछली बार सब ट्राई करके देख लिया, जनेऊधारी, मंदिर, सब कुछ कर लिया, अब इस बार शांत पड़े हैं। अभी हर्ष संघवी यहां पर मंच पर थे, उन्होंने सीधा कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश थे कि वो नहीं आ रहे थे। राहुल गांधी को क्या कांग्रेस पार्टी के ही नेता लायबिलिटी मानते हैं? सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्या जानबूझकर हिमाचल और गुजरात के चुनाव से उन्हें इस बार दूर रखा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में भी आएंगे और जो वो काम कर रहे हैं शायद वो गुजरात के चुनाव से बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए। कब? बहुत जल्द। उम्मीद है 17 तारीख के बाद से वो उनके दौरे शुरू हो जाएंगे। आधिकारिक पुष्टि सबसे पहले आज तक को ही की जाएगी। दूसरी चीज, हर्ष संघवी जी गए हैं, अभी वो वही थे ना, वो एनएसयूआई में थे, पहली बार बने और गृह मंत्री हो गए। बीजेपी में ऐसा अकाल है, 27 साल। ऐसे लोगों की गिनती लिखिएगा तो आप भूल जाइएगा। वही तो मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। अब तो इनके कितने मंत्री हो गए सर कांग्रेस वाले? अंजना जी 27 साल तक आप पावर में रहे, गुजरात का इतना विकास हुआ, आरएसएस का ट्रेनिंग सेंटर हो गया, और उसके बाद 22 लोग कांग्रेस से बुलाने पड़े टिकट के लिए, मंत्री सारे कांग्रेस से बनाने पड़े वहां पर लाने के लिए, 3 मुख्यमंत्री 6 साल के अंदर बदलने पड़े। आप ही के शो में आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता था बच्चों को। खैर, ये समय की बात है। मेरे सवाल मूल जो हैं, मोरबी हुआ, उसके बाद 92 पुल और आइडेंटिफाई हुए। एक सेकंड, उस पर एक सवाल है, आपके डब्बे सारी गाड़ी के इतने ढीले क्यों है कि निकल के उधर लग जाते हैं? नहीं, देखिए, डब्बे तो रूपानी साहब जो थे पूरे मंत्रिमंडल के लेकर और वर्कशॉप में चले गए और वो एक इंजन बस्ट हो गया। सवाल आपके तो डब्बे इतने ढीले क्यों? इसका जवाब नहीं मिला ना। उसका बताता हूं मैं। सारे जाते हैं बीजेपी के पीछे लग जाते हैं। मुझे 24 घंटे के लिए इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई दे दीजिए। अभी तो 19 तारीख नॉमिनेशन की, अगर आधे कैंडिडेट इनके ना भाग जाएं तो। अच्छा, वो तोते वाला, पिंजरे वाला तोता चाहिए। मैं बताता चाहिए। हूं, उसका एग्जाम्पल है। इन्होंने बहुत से लोगों के टिकट काटे और 12 घंटे के अंदर अंदर भुज में 300 जगह इनकम टैक्स की रेड हुई, और वो मैक्सिमम लोग कौन थे? जो स्पीकर थी महिला, उनके तमाम लोग जो इर्द गिर्द के थे। वहां से मैसेज दिया गया कि अगर आप लोग में से किसी ने चूं भी किया तो ये हमारे पास सारी एजेंसीज हैं, सरकारी मशीनरी, सरकारी पैसा, सरकारी प्रचार, सरकारी एजेंसीज, सरकारी फाइल, और बी और सी टीम को हटा लीजिए, बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। कौन कौन है बी और सी? बी में आम आदमी पार्टी और सी में ओवैसी जी। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा इनके मुंह से अभी तक तो विपक्षी नेताओं को डराते थे, अब जिनको टिकट नहीं दे रहे उनको भी धमका रहे हैं क्या? अभी जवाब दे रहा हूं
कहते कहते दिल की आरजू लबों पे कैसे आ जाती है कि हमको एजेंसी दे दीजिए, हम करके दिखा देंगे। जनाब, आपके पास एजेंसी थी, आपने क्या क्या किया? फर्जी केस लगा के हिंदू आतंकवाद के लोगों को प्रताड़ना दी। आपने तो पूरे विपक्ष को इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया। आपने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को हथकड़ी लगा के सड़क के ऊपर चलाया। मगर इसके बावजूद जनता ने आपकी क्या हालत की, ये आपके दिल के अरमान बोलते हैं। चूंकि जब हमारी सरकार नहीं थी तो भी भ्रष्टाचार के सारे आरोप आपके ऊपर थे, एक भी आरोप हमारे नेता पे नहीं था। आज भी वही स्थिति है, सारे और कोर्ट के द्वारा थे। आपने कोई जांच नहीं सेटअप की थी, सब कोर्ट के हस्तक्षेप से सेटअप हुई थी, इसलिए स्थिति थी। और जहां तक इन्होंने कहा इनके लोग टूट के आ जाते हैं, हम लाते हैं। जनाब, आप टूटना आपकी फितरत है। कारण क्या है कि आप पावर, सिर्फ वो एक सत्ता एक ऐसी गोंद है जो बचा के रखती है। जब सत्ता चली जाती है तो कांग्रेस मछली की तरह छटपटाती है। इसलिए आप एग्जाम्पल देखिए, जब जब ये पावर से बाहर हुए, चलिए इस दौर में तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं। जब 90 के दशक में बाहर हुए थे तब अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद पवार साहब, ममता बनर्जी, तब मोदी जी अमित शाह जी नहीं थे। 77 में आप पावर से बाहर हुए थे तब जगजीवन राम, ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, तब तो भाजपा भी नहीं थी। 67 में आप राज्यों में बाहर हुए थे, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। हकीकत यह है जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के कारण एक रहने वाले व्यक्ति हैं। दोष कभी इसको दे दो, कभी उसको दे दो। अब ये बताइए, गुलाम नबी आजाद साहब, आपको लगता है कि किसी के द्वारा मैनेज हुए हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, उनके साथ क्या क्या हुआ है? हकीकत यह है कि ये कभी हकीकत को देखना नहीं चाहते, आरोप दूसरों के ऊपर लगाना चाहते हैं। यही समस्या है जनाब कि आप कभी फैक्ट को देखना नहीं चाहते, कभी जमीन को देखना नहीं चाहते, कभी जनता को देखना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी भी आएंगे और अन्य बड़े नेता भी आएंगे। वैसे देखिए, मैं इनकी तरह दावा नहीं करता कि मुझे इनकी पार्टी का सब कुछ पता है, पर ऐसी मीडिया में खबर थी कि जब घोषणा पत्र जारी होना था तो खड़गे जी आने वाले थे, मगर खड़गे जी नहीं आए। गहलोत जी ने आके घोषणा पत्र जारी किया, जो अध्यक्ष होने वाले थे फिर बागी हो गए। मतलब ऐसा उदाहरण आपको भारत की राजनीति में कहीं नहीं मिलेगा। और इन्होंने कहा राहुल गांधी जी भी आएंगे और बड़े नेता भी आएंगे। ये बताइए, आज की डेट में राहुल गांधी जी क्या है कांग्रेस में? बड़का नेता है, छुटका नेता है, मगर छोटा ही नेता सबसे बड़ा है। यही समस्या है, चाहे जनता हो, सरकार हो या इनका संगठन हो। इस विचित्र और विडंबनाओं के कारण ही यह समस्या इनके साथ उत्पन्न। देखिए, बेहतर तो इस सवाल का जवाब आज आडवाणी जी दे सकते हैं कि वो बड़के हैं कि छुटके हैं, और केशु भाई पटेल भी दे सकते थे, शायद वो है नहीं। और अगर ज्यादा कौन बड़का है और कौन छुटका है तो बापू एक यहां पर लीडर हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि वो भाजपा से टूटकर आए और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो कौन कौन कब कब टूटा। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मूल मुद्दों पर आइए। मैं पूछता हूं, पिछले 5 साल में 5 एसआईटी बनी, यहां एक लट्ठा कांड हुआ, सैकड़ों लोग कच्ची शराब पीकर मर गए। ये मोदी जी का मॉडल है, अमित शाह जी का मॉडल है, किसका मॉडल है? और वो जांच कहां तक पहुंची? मुद्दों पर आइए। राहुल गांधी जी ऐसे हैं, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, इन पर मत आइए। 5 एसआईटी बनी, उनकी जांच कहां तक पहुंची उसका बता दीजिए। मोरबी के बाद 92 पुल आइडेंटिफाई हुए कि वो जर्जर अवस्था में हैं, उनमें किस पे एक्शन हुआ? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, मैं पूछना चाहता हूं एसआईटी किसने बनाई? आप एसआईटी बनाकर उन अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी का वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला हॉस्पिटल था मोरबी वाला, वो पूरे देश ने देखा गुजरात मॉडल कैसे फेल हुआ। चद्दर बदलो, तकिया बदलो, अब बोतल बदलो और कूलर बदलो, वो पूरी योजना जो थी मोदी जी की, वो पूरे देश ने देखी है। तमाम आंकड़े बोलते हैं। आप केवल और केवल झूठ बोलकर गुजरात की जनता को गुमराह करते हैं। आपने शहरों में जिस तरह से आरएसएस ने पूरा अपना कब्जा करके आगे बढ़े हैं आप लोग, अगर आपने सबका विकास किया तो आप 27 साल में भी गांव में अपनी पैठ क्यों नहीं जमा पाए? क्यों आप हार जाते हैं पूरा रूरल एरिया? 55-56 सीटों पर आप मैक्सिमम कंसंट्रेट क्यों करते हैं? पर कैपिटा इनकम में किस तरह से देश को पीछे पहुंचाया? भुखमरी इंडेक्स में जो प्रधानमंत्री देश को पीछे पहुंचा दें। और आप बार बार अशोक गहलोत जी की बात करते हैं। मिनिमम वेजेस में गुजरात 285 रुपए मिनिमम वेजेस देता है और राजस्थान 365 देता है। राजस्थान जबकि आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। मैंने 3-4 सवाल पूछे, आपके पास एक जवाब नहीं। मैंने एक हॉस्पिटल का नाम पूछा, नहीं पता। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूं, सैकड़ों बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए थे गुजरात के, उनका क्या हुआ?
वो वहां से एमबीबीएस छोड़कर यहां भटक रहे हैं, अहमदाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, उनका क्या हुआ? 10 लाख से ज्यादा जो पासपोर्ट सरेंडर हुए हिंदुस्तान के पिछले 8 वर्षों में, सबसे ज्यादा गुजरात के हैं। गुजरात के व्यापारियों ने पलायन किया है। वो कौन सा मॉडल है? वो किसका मॉडल है? विकास और काम पर जो सवाल है उसका जवाब, और साथ ही जो सवाल एक बहुत बड़ा है कि जहां पर कांग्रेस थी है वो कायम है, उन क्षेत्रों में आप क्यों नहीं पहुंच पाते? भाई, इन्होंने कहा कि उसके बाद 92 पुल आइडेंटिफाई हो गए जो कमजोर थे। अभी 1 महीना पहले की घटना है, कौन सी एजेंसी किस आधार पर किसने 92 पुलों का सर्वेक्षण करके कर दिया, यह बताएं। इसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई खबर बता देना और उसके बाद उसका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। सर, आप बोल रहे थे, मैंने अपने रिटर्न में बोले बेहतर रहेगा। दूसरा, इन्होंने कहा हंगर इंडेक्स का नाम लिया। ऐसी ऐसी विचित्र हंगर इंडेक्स है। आप सोचिए, भारत अफगानिस्तान के बराबर है हंगर इंडेक्स में। वो श्रीलंका और वो बांग्लादेश जिसको हमने खैरात में अनाज दिया, वो हमसे ऊपर है। ऐसी ऐसी इंडेक्स के ऊपर ये भरोसा करते हैं। आप सुनिए, सब प्रेस वाले यहां बैठे हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, चाइना हमसे 30 पायदान ऊपर है। 30 पायदान चाइना ऊपर है, उस पर भरोसा करें तो वो भरोसा ही इनको दिखाता है कि ये किस भरोसे के लायक है। अब मैं ये भी एक बात बनाना चाहता हूं। देखिए, आपने जिस प्रकार की भी बातें कही, जो आप प्रचार और दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तविकता में जनता हर चीज को अच्छी तरीके से समझ रही है। वो देख रही है कि किसने क्या वास्तविकता में कार्य किया है और किसने क्या प्रचार किया है। हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए हम राजनीति में विश्वसनीयता के, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और आप जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, इसलिए आप राजनीति में विश्वसनीयता के संकट के। वो कह रहे हैं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस है वहां पर आप क्यों नहीं अपने? अरे हाँ, इसमें देखिए एक बात मेरे ध्यान से निकल गई। ये बोले हम लोग 55-56 सीटों पर कंसंट्रेट करते हैं। तो गजब है साहब। जीतते हम पिछली बार को छोड़कर हमेशा 120 के आसपास सीटें जीते हैं और कहते हैं 55-56 में कंसंट्रेट करते हैं। मतलब 55-56 में कंसंट्रेट करते हैं और जीतते 120 है। मतलब आप सोचिए कि आप ग्रामीण और वो क्षेत्रों की बात करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो किसानों को चाहे हर गांव में बिजली, 97% घरों में जल। अरे बताइए, सरदार सरोवर का जो पानी आया, ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बैठे लोग थे जिन्होंने जी जान लगा दी थी कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चलने ना पाए, जिन्होंने कहा था ये कभी नहीं आने वाला, जिनकी सलाह पे सोनिया जी चलती थी। आज पानी आया, सबको दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात में कितना परिवर्तन आया। इसलिए हम कार्य करने में विश्वास रखते हैं और ये केवल रायता फैलाने में विश्वास। यहीं से शुरू करते हैं। पानी आया और पहले दिन ही नहर बह गई। पहले दिन ही बह गई नहर। पानी आया, पहले दिन ही सड़क बैठ गई। अब बात करते हैं कि साहब जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल वही करते हैं मोदी साहब, जो कहते हैं पक्का वही करते हैं। इनका पिछली बार का मैनिफेस्टो है 5 साल पुराना। जो जो कहा है सब कुछ कर दिया इन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं है इसमें से, क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं था। इन्होंने कहा स्कूल खोलेंगे, बंद कर दिए। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। और वो जो गैस का सिलेंडर बाटला जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 412 रुपए से पहुंचा दिया 1150 रुपए पे। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। और फिर क्या हुआ, कुलदीप सेंगर के साथ खड़े थे और अहमदाबाद को चाइल्ड रेप में 6ठे नंबर पर पहुंचा दिया। बहुत हुई गरीबी की मार अब की बार उनकी सरकार। और हंगर इंडेक्स में भी नीचे 6.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। वो तो नीति आयोग बोल रहा है। कोरोना में बस हमने जो कर दिया, बस इससे ज्यादा तो कोई अच्छा कर ही नहीं सकता था। गंगा का किनारा भूल गए, शमशान भी नसीब नहीं हुआ। ऑक्सीजन और इंजेक्शन में, वैक्सीन में हिंदुस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और इनके प्रदेश अध्यक्ष यहां पर वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जमाखोरी करते हुए पकड़े गए। क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं ये लोग। 1 रुपए में जमीनें बेच दो, 100 लोग कच्ची दारू में मर जाएं और उसके बाद एक व्यक्ति अरेस्ट ना हो, लाखों करोड़ की ड्रग्स एक ही पोर्ट से पकड़ी जाए, और वो भी इसलिए कि वहां पर एजेंसीज में आपस में झगड़ा हो जाए और मोदी जी का ड्रोन भी वहां से हटा लिया जाए, तो जो ये कहते हैं वही करते हैं ये लोग। इसमें सच है, मैं इनकी बात से सहमत हूं। अब देखिए क्या कहते हैं क्या करते हैं। इन्होंने कहा 412 का सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया। अभी अपना मोबाइल खोलिए, देखिए जनवरी 2014 में सिलेंडर कितने का था, 1241 रुपए का था। सब्सिडी और आज भी
तो सब्सिडी तो अब तो है ही नहीं। सब्सिडी आप दीजिए वो ना। अक्टूबर 2014 सरकार किस में लिए? खत्म। एक मैं गैर सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहा हूं, 1241 का था, आज कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद हमारा 1100 तो रुपए सर का। नारा देते ना, अब की बार महंगाई में साथ साथ। नहीं महंगाई पे साथ है, अभी सुनते जाइए, साथ साथ कर देते। अरे सुनिए तो, फिर हम लोग सवाल ही नहीं पूछते। महंगाई पे तो मैं कह रहा हूं इनका ना, 1200 आपका मैं कई 1100। बार पूछ चुका हूं। एक देश बताइए जहां जाके राहुल गांधी ने महंगाई का ज्ञान दिया और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो, बताइए। थाईलैंड है कि जर्मनी है कि इटली है कि ब्रिटेन है कि अमेरिका, या फिर यहां वचन दे जाइए आगे जा कभी विदेश में जा ज्ञान नहीं देंगे। जहां जहां, अरे उनके ननिहाल में यहां से बहुत ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में 63 देशों में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है। प्रचंड महंगाई की दौर इस समय अमेरिका में चल रही है। चाइना में इस ढंग की खबरें आ रही हैं, ह्यूनान प्रोविंस में बैंक डिफॉल्टर्स हो गए हैं और जिसकी वजह से टैंक तक लगाने पड़े हैं बैंकों के आगे, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक आकर अटैक कर ले। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं विश्वव्यापी भ्रमण करने वाला नेता जो है सबसे ज्यादा, उसकी पार्टी को तो इस बात का पता होना चाहिए कि महंगाई की स्थिति क्या है। इसके बावजूद महंगाई आज भी विकास की दर से कम है, यह मोदी जी की दक्षता का प्रमाण। ये आप रोज बोलते हैं और रोज मैं आपसे उल्टा पूछती हूँ कि इनका पर कैपिटा इनकम भी तो बताइएगा। पर कैपिटा इनकम आज तो हम इंग्लैंड के बराबर की दर है, इंग्लैंड के बराबर के। चलिए बताइए सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश का है दुनिया में? ठीक है, मुझे पता है आप सिंगापुर का एग्जांपल देते हैं हमेशा। सिंगापुर तो पर कैपिटा पे रहिए, साइज पे रहिए, तो हम इस समय ब्रिटेन के बराबर हैं। सबका पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है ना तो एक बात आपको पता है, पर कैपिटा से नहीं होता, पेइंग पावर पैरिटी पे होता है। पेइंग पावर पैरिटी पे तो हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको कहते हैं, जैसे आप एक बोतल खरीदती है पानी की, 10 रुपए की मिलती है, ये अमेरिका में 8 सेंट की मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में आप बेटर है। इसीलिए अगर आप अर्थव्यवस्था में जाते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो जीडीपी ग्रोथ रेट या परचेजिंग पावर पैरिटी। खैर वो टेक्निकल में छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, अभी इन्होंने वो क्या एक विषय बोला था, मेरे ध्यान से निकल गया। इन्होंने जब अशोक गहलोत जी का उल्लेख किया था, हाँ। इन्होंने घोषणा पत्र की बात कही। चलिए हमारे घोषणा पत्र की बात करें। आपने जो कहा है घोषणा पत्र में, कहा है गुजरात में 3000 रुपए देंगे बेरोजगारी भत्ता, कहा था राजस्थान में देंगे, 5000 दे दिया। कहा कि सारा किसानों को कर्जा माफ नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी जी का वो शॉट याद करिए, जिस दिन हमारी सरकार आएगी 1 2 3 4 5 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो बदल देंगे। और जब सरकार आई तो अब ये वाला माफ कर पाएंगे, वो वाला नहीं माफ कर पाएंगे। और जो कहते हैं करते हैं का अंतर जानते हैं क्या है? इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था 2019 में कि हम जो सेडिशन लॉ है, देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। और गुजरात का घोषणा पत्र जारी करने वाले अशोक गहलोत जी वह पहले मुख्यमंत्री थे 2019 के बाद जिन्होंने सेडिशन लॉ यूज किया। किसके खिलाफ? अपराधी आतंकवादी के खिलाफ नहीं, वो तो इनके राज्य में सरपंच से जुदा भी हो गया, मगर अपने विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का कानून यूज किया। तो कहते क्या हैं और करते क्या हैं, कथनी और करनी का अंतर देश की जनता आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे गुजरात में? जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही, तो हमारा 1950 के बाद से 80 के बाद के तो मैनिफेस्टो अवेलेबल है। एक मैनिफेस्टो दिखा दिए जिसमें हमने कहा हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इनसे पूछिए, ये खिलाफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के? बोले साफ साफ। हम कहते हैं हम बिल्कुल साथ हैं, हम चाहते हैं। यूसीसी पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? स्टैंड होता है, हमारा स्टैंड सीधा सीधा ये कि हम वोट बैंक के लिए यूसीसी का जिक्र नहीं करते। 2018 में लॉ मिनिस्ट्री ने एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनी, और फरवरी 2019 में केंद्र सरकार की उस कमेटी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में जरूरत नहीं है। सरकार तो मोदी जी की थी, अपना स्टैंड तो क्लियर कर दें। उत्तराखंड का चुनाव आया तो कमेटी बनाई, चुनाव खत्म, कमेटी खत्म। अब गुजरात का चुनाव आया तो 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कमेटी बनी और चुनाव खत्म। हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, विविधताओं को मेंटेन करना चाहिए, और वो चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वैसे तो बीजेपी और आरएसएस हमेशा उसको क्रिमिनल से जोड़ती रही है, शरीयत लागू हो जाएगा, हाथ काट दो, ये कर दो। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसके ऊपर आज तक बीजेपी आज तक संसद में बिल क्यों नहीं लाई? एक मिनट, अगर आपने मना नहीं किया तो आपने कोई कदम भी नहीं उठाया। हम फिर कह रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माता हमसे ज्यादा समझदार थे, उन्होंने विविधताओं को देखकर हमारा संविधान बनाया है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं। नहीं, एक मिनट, संविधान में कहा गया है यूसीसी की तरफ बढ़ने के लिए। किसने कहा है? संविधान में है। संविधान ने यूसीसी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्तेमाल नहीं किया गया।
संविधान में कहा गया कि समता, एक रूपता, तमाम चीजें आनी चाहिए। अगर उसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए, मैं उस पर पूछूंगी। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को चुनावी हथियार नहीं बनाना चाहते हैं। अगर इनको हथियार बनाना है उसको, या ये प्रतिबद्ध हैं, अब तो 303 सांसदों की सरकार है, क्यों नहीं लाते हैं? आज भी सरकार विपक्ष से, सवाल विपक्ष से होगा। आज आपकी तमाम राज्यों में सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड की जो कमेटी बनी थी वो कहां तक पहुंची? नहीं बता पाएंगे। मैंने पूछा एसआईटी किसने बनाई? नहीं बता पाएंगे। एक हॉस्पिटल का नाम नहीं बता पाएंगे। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमने तो 62,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया, लेकिन आप लोगों ने कहा कि एमएसपी जो है वो C2 के मेथड से मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? मैं तारीख बता देता हूं। 14 फरवरी 2016 700 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि एमएसपी C2 के मेथड से लागू हो ही नहीं सकती। 700 पेज का एफिडेविट, और उसके कारण गिनाए गए। आपने क्या क्या कर दिया उस पर भी बात कीजिए ना। आप केवल 2 राजघरानों को पूरे के पूरे वेयर हाउस देना चाहते थे और 700 किसान शहीद हो गए। 3 काले कानूनों पर आपका क्या स्टैंड है? क्या गुजरात में उन 3 काले कानूनों को लागू करेंगे? 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट गुजरात में क्यों नहीं लागू हुआ? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि वो हाँ यात्रा कहां पहुंच गई, वो क्यों नहीं आए, वो खड़गे जी क्यों नहीं आए। अरे भाई, आज आपकी 27 साल से सरकार है। आप कहते हैं गुजरात वाइब्रेंट समिट के अंदर इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई। मेरे पास आंकड़े 2017 के बाद से लगातार घटे, और 2004 के बाद से 4 साल का जो आंकड़ा है वो पूरा दिखाया ही नहीं गया है इनकी वेबसाइट पे। उसका कारण क्या है? क्योंकि लगातार घटते हैं। प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 25% से भी कम है। प्रॉमिस कुछ होता है और एक्चुअल कुछ होता है। इसी कारण से वो चांदनी लगा के जब विदेशी मेहमान आते हैं तो अहमदाबाद में भी गरीबी को ढकने का काम बीजेपी की मोदी सरकार करती है। ठीक है, जवाब देखिए, इन्होंने कहा किसान के मुद्दों बात करनी चाहिए, स्टैंड क्या है? भाई साहब, आपने तो बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया था, फिर पंजाब की जनता ने स्टैंड करने लायक नहीं छोड़ा आपको। क्यों? विश्वसनीयता का संकट है। सबको पता है कि जो आप कहते हैं वो करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। काले कानून कहते थे, और क्या कालिक पुत गई वहां पंजाब में आपके सामने, उस राज्य में जहां सबसे ज्यादा जोर था। यह विचार करने का विषय है आपके लिए। अब मैं एक मिनट, इन्होंने बात कही, कितना झूठ बोला यहां पे। संविधान में कहां कहा गया है कि विविधता रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं रहना चाहिए? ये आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1970 में, इंदिरा गांधी के जमाने में। कहां संविधान के जमाने में था? सेकुलर वर्ड 1976 में आया है। फालतू में पर्ची फाड़ते रहते हैं संविधान निर्माताओं के नाम की, और करते हैं अपना काम। अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा विविधता, इनकी विविधता जानते क्या थी? कि इस देश में एकमात्र देश था, गैर मुस्लिम देश, जहां शरिया के प्रावधान संविधान के हिस्से थे। इसलिए मैं कहता हूं यह आंशिक मुस्लिम देश था विविधता के नाम पर। अन्यथा मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में एक सेकुलर कंट्री बताइए जहां पर सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचल कर पार्लियामेंट स्पेशल संविधान संशोधन करके शरिया को ऊपर कर दे, जिसे शाबानो केस कहते थे। ट्रिपल तलाक, हलाला, हज सब्सिडी, मौलवियों को तनख्वाह, वक्फ बोर्ड, यह विविधता होती थी। इसलिए ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए। मुखौटा कुछ और रखना है, चेहरा कुछ और रखना है, और गलत तरीके से संविधान निर्माताओं को कोट करना है। अब राज्य में निवेश के मुद्दे पर आ जाए। जो पर्चा उन्होंने फाड़ा था, ये वाला पर्चा तो सही है ना सर, निवेश को लेकर? हाँ, लेकिन आपको पता है 5 साल कुछ करे नहीं करे, अंत में मोदी जी आएंगे, कार्पेट बॉम्बिंग करेंगे, रैली पर रैली करेंगे, और फिर जनता गुजरात के सम्मान पर वोट डाल ही देगी। इस समय भारत में हाईएस्ट एफडीआई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। यह बताइए, यह एयरबस आई है, निवेश नहीं है क्या? ये हवा चली गई है। मतलब कभी कभी ऐसी बातें बोलने लगते हैं। फाइनेंशियल टैक्स सिटी बना है, निवेश तो हुआ नहीं है। इसलिए, और इवन भारत में देखिए, हम सब मोबाइल यूज करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी सैमसंग, उसने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में बनाई है, निवेश तो हुआ नहीं है। यह बताइए, पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत कंज्यूमर में नंबर 2 था और नंबर 1 था चाइना। आज हम प्रोडक्शन में नंबर 2 हो गए। क्यों? पहले 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 फैक्ट्रियां हैं। निवेश तो हुआ ही नहीं है। एक्चुअली में निवेश देखने के लिए भी अब जैसी नजरें होंगी वैसा ही नजारा होगा। सामने दिख रहा है, जब अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ा है, एफडीआई बढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, आती हुई फैक्ट्री, एप्पल की फैक्ट्री यहां आ गई, निवेश तो हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी आप कागज दर्शाते हैं, अरे कागज पे नहीं जमीन पे देखिए तो ज्यादा बेहतर समझ में। मैं उत्तर दे देता। सवाल सुनिए। मुझे लगता है
देश में कई लोगों को ये चिंता होती है कि कांग्रेस पार्टी आखिर कर क्या रही है। आप कभी सारा का सारा दोष मीडिया पर मढ़ते हैं, आप इस देश की अदालतों पर सवाल खड़े करते हैं, इस देश के न्यायाधीशों पर सवाल खड़े करते हैं, आप चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हैं। हर किसी को आपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कह रहे हैं इस देश की तमाम संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने को तैयार ही नहीं होते हैं। आप इस देश को बता ही नहीं पाते हैं कि कौन है वो क्रेडिबल चेहरा जो मोदी को 24 में चुनौती देगा। आखिर क्यों जनता आप पर विश्वास करे? आपका प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी क्या है? पॉलिटिक्स क्या बची है कांग्रेस पार्टी की? बड़ा गंभीर सवाल है सर, इसको हवा में मत उड़ाइएगा। नहीं, बिल्कुल हवा में नहीं उड़ाऊंगा। मैं सबसे पहले आपका जो प्रश्न का पहला भाग है उससे ही शुरू करता हूं। मुझे याद है 3 वर्ष पहले सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने जाकर घेर लिया था। सीबीआई के डायरेक्टर अगले दिन एक एफआईआर राफेल में करने वाले थे। आज तक उनकी पेंशन नहीं मिल रही। पेगासस के मामले में तमाम जजों के यहां अगर आप पेगासस लगा देंगे तो स्वाभाविक है कि संस्थाएं भी कहेंगी और सब कहेंगे। और हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमारे साथ ये दुराचार, इस तरह का दबाव हमारे साथ हो रहा है। खैर, वो तो सब चीजें रही हैं। इलेक्शन कमीशन, आप मुझे बताइए कि जब ईवीएम गाड़ियों में रखी मिले बीजेपी के नेताओं और होटलों के, एक आदमी के ऊपर एक्शन हुआ हो इलेक्शन कमीशन का तो बता दीजिए। और जितना कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन मोदी साहब चुनाव के दिन भी करते हैं, क्या वो सबको नहीं दिखता है? खैर, इलेक्शन कमीशन और इनके सब तमाम जो हैं ये तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पंजाब में नहीं थे। बात आती है, अब बात आती है। पंजाब में नहीं था, मैं आता हूं। छत्तीसगढ़ में नहीं था, मैं आता हूं। नहीं, काउंटर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। वायनाड में नहीं था, मैं आपका सवाल पंजाब में नहीं था, वायनाड में नहीं, उसका भी उत्तर दे रहा हूं। मैं उसका भी उत्तर, दिल्ली में नहीं है इनके पास, उसका भी उत्तर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर ईवीएम से चुनाव हुए, पूरी तरह से बीजेपी क्लीन स्वीप करके चली गई। 3 महीने के बाद लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, बैलेट पेपर से बीजेपी रिवर्स डायरेक्शन में क्लीन स्वीप करके। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपसे क्या पूछ रही हूं सर? पंजाब में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, वहां पर नहीं है क्या इनके पास? वहां पर भी है, कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन वहां पर भी, और इलेक्शन कमीशन वहां पर भी नपुंसक दिखाई देता है बहुत से मुद्दों के ऊपर। लेकिन इलेक्शन कमीशन को के ऊपर सवाल उठाओ, सीबीआई के ऊपर सवाल उठाओ, बीजेपी एकदम पूरी तरह से वहां पर उसके बचाव में आ जाती है। क्यों भाई, आपको ऐसा क्या लगाव है? हम केवल यह कहना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाएं अपना दायरे में रहें और काम करें। अब बात आते हैं जो सुधांशु भाई ने 2-3 सवाल उठाए इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के ऊपर। 4 सेक्टर सबसे बड़े जो हैं, चारों नेगेटिव नहीं बताया। चारों, अरे भी कांग्रेस 2024 का क्रेडिबल चेहरा जो मोदी को चुनौती देगा, कौन होगा आपकी तरफ? पूरी कांग्रेस पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी, हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरह से जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि दाऊद को लाला रामदेव पकड़ लाए हैं, 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है और डॉलर जो है वो 30 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल नेपाल और पाकिस्तान से भी जब महंगा है, उसके बाद नेपाल और पाकिस्तान सुधांशु भाई गए थे। मैं कहना चाहूंगा, ये बार बार कंपेयर करते थे, जरा अब भी कंपेयर कर दें। राहुल जी का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने कहा पूरी कांग्रेस पार्टी, तो उसमें राहुल जी आ गए। दूसरी बात, पिछले 1 साल में चाइना से इंपोर्ट 47% बढ़ा है, 47%। कहां है वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया? इकोनॉमी रेंग अप इंडिया हो रही है। बेरोजगारी हाईएस्ट, महंगाई हाईएस्ट नहीं है क्या? बता दीजिए आप लोग। यूपीएससी एसएससी में पिछले अगर 8 साल का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो 50% पर रिक्रूटमेंट है। बैंकिंग सेक्टर खत्म है, रेलवे सेक्टर खत्म है, कॉर्पोरेशंस में रिक्रूटमेंट ना के बराबर है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं बहुत विकास हो रहा है। भाई वो विकास हो कहां रहा है, कहां दिख रहा है? 80 करोड़ लोगों को आपको भोजन देना पड़ रहा है, यह विकास है? आप जिस तरह से पर कैपिटा इनकम 25% घट गई, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं। 1,14,000 से 91,000 पर हम आ गए, उसके बावजूद विकास हो रहा है। इसलिए मीडिया पर भी सवाल उठते हैं कि सरकार पर जो मूल सवाल उठने चाहिए, समय रहते वो सवाल नहीं उठते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन जाए सब? नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन भाजपा के भी नहीं बनना चाहिए। कोई नहीं बन रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। मैंने तो मजेदार बात मीडिया के लिए कहा था, आप अपने ऊपर क्यों ले? सब पे सवाल है सुधांशु जी, भाजपा पे सवाल है, मोदी जी पे सवाल है। सुनिए तो, मीडिया पे सवाल है। अर्थव्यवस्था, क्या इस पैमाने पर सरकार वाकई नाकाम रही है? बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा सबको दिख रहा है। अगर आप उसको संभालने में नाकाम रहे, आप मोदी की लोकप्रियता को कब तक एनकैश और भुनाते रहेंगे? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता इसलिए कि उन्होंने नियंत्रित किया है। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं। आज से केवल 4 महीने पहले सब विपक्ष के लोग बोलते थे
कि बेरोजगारी की दर ज्यादा है। किसको कोट करके? सीएमआई का डाटा कोट करके। ठीक है, फरवरी में उसने कहा था 8.5% है। उसी सीएमआई ने कहा सितंबर में 6.4% हो गया है, जो कि 2018 के बाद सबसे कम है, यानी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अभी आप सबने दीपावली में देखा होगा कि मिडिल क्लास के लेवल के घरों की बिक्री पिछली बार से 50% बढ़ी। तो अगर बढ़ी तो इसका मतलब लोगों ने खरीदा, तभी तो बात बढ़ी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, मगर इनकी समस्या क्या है? मार्केट गलत है, आंकड़े गलत है, विपक्ष गलत है, मोदी जी गलत है, मीडिया गलत है, चुनाव आयोग गलत है, ईवीएम गलत है, सब गलत हैं। मगर एक में अद्वितीय ब्रह्म के प्रतीक आप्त ज्ञान से सवाल का जवाब नहीं राहुल मिला। गांधी जी आके मोरबी में प्रकट हुए हैं। एसआईटी मैं किसने जवाब दे बनाई? रहा हूं, सुनिए। जब इन्होंने ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम वायनाड में सही है, अमेठी में गलत है। हम साफ हो जाते हैं, दिल्ली में तो ईवीएम सही है, इनको 2/3 बहुमत मिलता है, छत्तीसगढ़ में तो ईवीएम सही है। और जब चुनाव आयोग कहता है ईवीएम में हैकाथन कर रहे हैं, आके हैक करके दिखाओ, तो कोई नजर नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूं इनके ऊपर तो वो लागू होती है वो लाइन कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप ना मुझसा बुरा न कोई। ये ध्यान रखिए। चलिए आलोक जी, अब आपका लिखा हुआ हमने रख लिया है, तो इससे उम्मीद ये रखें कि आपको 77 सीटों से ज्यादा इस बार आएगी। 77 सीटों इनका से ज्यादा खाता नहीं खुल आएगी। रहा। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और आपकी सरकार जितने बनेगी। मर्जी भाषण हो जाएं मोदी जी के, कोरोना के और मोरबी के जख्मों को शेरो शायरी से गुजरात की जनता नहीं भूल पाएगी। वैसे तो 77 सीटें आएंगी, आपको लगता है जनाब? एक बार 125 आएंगी, सरकार बनेगी। 125 कह रहे हैं। नहीं, अब मैं कह दूं, चलिए कोई बात नहीं, मैं लास्ट में यही कह देता हूं। 125 हम अमित शाह जी की तरह भविष्यवक्ता नहीं है इस बार 150 के पार, लेकिन हम कह रहे हैं 125। जनता हमें इस बार पूरी तरह से 125 अच्छा, वैसे सीटों के बताओ, ये पार लिखवा पहुंचाएगी। लीजिए इनसे, ये लिखवा लीजिए तो मजा आएगा। लिखिएगा क्या? अमित शाह जी से 125 वाली के एक बार पहले माफी मंगवा लीजिए, मैं लिख के दे दूंगा। ऑन द लाइटर नोट खत्म करते हैं। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत बीजेपी धन्यवाद के लिए आप दोनों का अच्छा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।